नमस्कार दोस्तों। तो बवाल जो होना था वो हो चुका है। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से एग्जिट कर लिया है खुद को। उन्होंने कहा कि फर्स्ट में से हम यूएई जो है वो ओपेक और ओपेक प्लस दोनों को एग्जिट कर रहा है। और ये इसका कारण बहुत सिंपल सा यूएई ने दिया कि भाई हम जो ऑयल प्रोडक्शन था उसको बहुत कंट्रोल वे में नहीं चला सकते, हमें ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा करना था। और क्योंकि ओपेक बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है इसीलिए हम ओपेक को छोड़ रहे हैं, लेकिन असल कारण ये नहीं है। और आज हम इस वीडियो के अंदर में इस चीज़ के ऊपर, इस हेडलाइन के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। देखिए, ये तो न्यूज़ है, ये आप तक पहुँच गई है और इस न्यूज़ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस न्यूज़ में सीधा-सीधा यही है कि यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ दिया है। लेकिन इससे हम अपने यूपीएससी का बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल क्रूड ऑयल से और ऑयल सप्लाई से बनते हैं। इंडिया के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सारे के चीज़ों के ऊपर काफ़ी सवाल यहाँ से बनते हैं। उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब जो पूरी खबर है उसको मैं आपको बहुत कम शब्दों में सीधा-सीधा बता देता हूँ हुआ क्या है। तो देखो, यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस को क्यों एग्ज़िट किया, उसके पीछे कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण तो था कि यूएई को अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी दिक्कत इससे थी कि ओपेक में जो पूरी दादागिरी चलती थी वो सऊदी अरेबिया की चलती थी। ओपेक में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन सऊदी अरेबिया का था और सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से एक आप कह सकते हो कि ओपेक को कंट्रोल करता था। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया में यमन के इशू को लेकर के यूएई और सऊदी अरेबिया में आपस में भी क्लैशेस जो हैं वो हमेशा आए दिन देखने को मिलते हैं। एक बार तो दोनों में इतनी तनातनी हो गई थी कि लग रहा था कि वॉर में वो चेंज हो जाएगा। अभी ये कुछ महीने पहले की बात है। इसके अलावा सेकंड रीज़न एक ये भी रहा कि ओपेक पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो गया। क्यों एक्सपोज़ हो गया? क्योंकि ओपेक का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा वेनेजुएला था और जब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से निकोलस मादुरो को उठाया है, तो पूरी तरीके से वेनेजुएला जाकर के एक तरीके से डोल्सी रोड्रिगेज़ ने अपनी डील कर ली डोनाल्ड ट्रंप के साथ और वेनेजुएला का पूरा ऑयल अब यूएस एक तरीके से कंट्रोल करने लगा है। तो जब वेनेजुएला जाकर के यूएस की गोदी में बैठ गया, तो आप कह सकते हो कि पूरा ओपेक जो है, उनकी प्राइसिंग जो है, उनका इंडेक्स जो है, वो पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो गया। ये दूसरा कारण था। और तीसरा, खुद के अंदर बहुत सारे इंटरनल रिफ्ट्स इस चीज़ का गवाह थे कि ओपेक बहुत जल्दी टूटने वाला है और इसमें ईरान ने कई बार क्रिटिसाइज़ किया था ओपेक को। इसके अलावा यूएई ने भी कई बार क्रिटिसाइज़ किया था ओपेक को। तो ये चीज़ होनी ही थी और वो हो गई और यही इस पूरे न्यूज़ हेडलाइंस में है। लेकिन अब हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको 2-3 सवालों से दिखाता हूँ। अब आप देखिए, 2020 का आपके सामने एक सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2020 का ये जो क्वेश्चन है वो बेंचमार्क ऑयल प्राइसेस के ऊपर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड ऑयल इज फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू इन न्यूज़, व्हाट इज और आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। इन्होंने कहा कि भाई ब्रेंट क्रूड ऑयल को आप ध्यान में रख करके, बेंचमार्क ऑयल प्राइसेस को आप ध्यान में रख करके बताओ कि तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ स्वीट लाइट क्रूड ऑयल। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज सोर्स फ्रॉम द नॉर्थ सी और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज द बेंचमार्क प्राइस फॉर ऑयल प्राइसेस इन द यूएस। और तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, ये आपको बताना है। खैर, आज इस वीडियो को देखने के बाद, दिस वीडियो इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस सवाल का सही जवाब दे लोगे। अब इससे एक बहुत अच्छा सवाल मेंस 2023 में भी बना था। मेंस 2023 में इसने ओपेक प्लस और इंडिया को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा था। इसमें कहा था, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द ओपेक प्लस डिसीजन टू डिक्रीज इट्स ऑयल प्रोडक्शन, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन इंडिया एंड हाउ इंडिया शुड टैकल द सिचुएशन। इन्होंने कहा ओपेक प्लस अपने ऑयल का प्रोडक्शन जो है उसको कम क्यों कर रहा है और इसका इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन 2021 का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इसने कहा कि द सर्ज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैज सीरियस इंप्लीकेशंस फॉर इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डिस्कस द स्ट्रैटेजिक मेजर्स इंडिया शुड टेक टू रिड्यूस इट्स इंपोर्ट डिपेंडेंसी। यहाँ पर सीधा सीधा इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी से सवाल पूछा गया है, जहां पर इसने इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्रूड ऑयल के सप्लाई से रिलेट किया है और उससे एक सवाल पूछा है और इससे आपको कहा है कि आप बताओ कि इंडिया को क्या मेजर्स लेना चाहिए ताकि वो अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सके। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में, थोड़ी देर अगर आप बने रहोगे इस वीडियो में तो आपको मिल जाएगा। चलो अब अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते। तो न्यूज़ हमने समझ लिया क्या था, यूएई ने कहा कि भाई हम एग्जिट कर देंगे। अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन और आज तक का बिगेस्ट एवर
प्राइस ड्रॉप अनअकैडमी ने आपके लिए किया है। सिर्फ 16,999 में आप अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये वही फाउंडेशन कोर्स है जिसने इस बार 2025 के रिजल्ट में रैंक 1 दिया। ये वही फाउंडेशन कोर्स है जिससे रैंक 1, रैंक 20 जैसे टॉपर्स जो हैं यूपीएससी सीएससी के, वो इस फाउंडेशन कोर्स से निकले। इसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो, APYT10 मेरा कोड है। इसको इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये ऑफर सिर्फ आज के लिए, ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा। तो इस ऑफर को ध्यान में रख करके आप इसको आज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले जो क्रूड ऑयल होता है उसको 2 मापदंडों पर उसकी क्वालिटी को हम जज करते हैं। जैसे किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज करते हैं वैसे ही हम क्रूड ऑयल की क्वालिटी को जज करते हैं। ये 2 मापदंड क्या होते हैं? एक तो उसकी डेंसिटी के बेसिस पर और दूसरा उसके सल्फर कंटेंट के बेसिस पर। डेंसिटी के बेसिस पर बहुत सिंपल है, जो हैवी क्रूड ऑयल होता है यानी कि जिसका जो क्रूड ऑयल ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा डेंस होता है तो क्या होता है? ज़्यादा डेंस होता है सबसे पहले तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है, मतलब उसका फ्लो जो है वो बहुत कम होता है। जितना हैवी होगा, जितना डेंस होगा, उतना ही उसका फ्लो कम होगा। और फ्लो कम होगा तो उससे क्या होगा कि उसको जब आप रिफाइन करेंगे तो रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, उसको रिफाइन करना मुश्किल होगा। और जब आप रिफाइन करोगे तो उसके अंदर रेसिड्यूज बहुत ज़्यादा निकलेंगे और ऑयल कम निकलेगा। वहीं जो दूसरी तरफ ऑयल होता है जो लाइट होता है, जो कम डेंस होता है, जिसको लाइट क्रूड ऑयल बोलते हैं, वो डेंस कम होता है तो विस्कोसिटी अच्छी होती है, विस्कोसिटी उसकी कम होती है तो फ्लो अच्छे से हो पाता है, फ्लो अच्छे से हो पाता है तो उसको रिफाइन करना आसान हो जाता है। और इसको क्योंकि ये कम डेंस होता है तो इसमें जो रेसिड्यूज होते हैं वो भी कम निकलते हैं और इसीलिए इससे पेट्रोलियम और डीजल निकालना आसान हो जाता है। पहली चीज़ तो ये, तो यानी कि अच्छा ऑयल किसको माना जाता है? जो कि लाइट ऑयल होता है, लाइट क्रूड ऑयल होता है, जो कम डेंस क्रूड ऑयल होता है उसको अच्छा ऑयल माना जाता है। और ये डेंस है कि लाइट है, ये कैसे जज होता है? तो ये उसकी API ग्रेविटी पर जज होता है। API यानी कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है जो कि ग्रेविटी नापता है ऑयल की, कि कितना डेंस है और कौन हैवी है, कौन सा लाइट है। दूसरा मापदंड जिससे हम जज करते हैं ऑयल की क्वालिटी को, दैट इज कि उस ऑयल में कितना सल्फर कंटेंट है। जिस ऑयल में ज़्यादा सल्फर कंटेंट होगा उसको हम सार क्रूड ऑयल बोलेंगे, क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा है इसलिए इसको सार क्रूड ऑयल बोल रहे हैं। और क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा है इसलिए अगेन इसको रिफाइन करने में बहुत मेहनत लगेगी, हैवी मशीनरी लगेगी। मशीनरी ज़्यादा लगेगी तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो इसमें पॉल्यूशन का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है। और प्लस क्योंकि यहाँ पर आप इसको रिफाइन कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। नाउ दूसरा जो टाइप का ऑयल होता है उसमें सल्फर कंटेंट कम होता है और इसको हम स्वीट क्रूड ऑयल बोलते हैं। सल्फर कंटेंट इसमें 0.5% से कम होता है। इतना कम सल्फर कंटेंट से क्या होता है कि इसीलिए इसको स्वीट क्रूड ऑयल बोला जाता है। रिफाइनिंग में आपको बहुत मेहनत नहीं आएगी, रिफाइनिंग आपके लिए कॉस्ट फ्रेंडली हो जाएगी और रिफाइनिंग कॉस्ट फ्रेंडली हो जाएगी तो उससे आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी ये हो जाता है। तो अच्छा ऑयल अगर हम कहें कि एक आइडियल क्वालिटी का ऑयल किसको बोलेंगे, तो आइडियल क्वालिटी का ऑयल हम बोलेंगे लाइट क्रूड ऑयल प्लस स्वीट क्रूड ऑयल, यानी कि लाइट और स्वीट क्रूड ऑयल को हम बेस्ट क्वालिटी का ऑयल बोलेंगे। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो जैसे यूएस का जो वेस्ट टेक्सास रीजन से जो ऑयल निकलता है उसको सबसे अच्छी क्वालिटी का ऑयल माना जाता है। जो अभी डोनाल्ड ट्रंप बोल भी रहे थे कि जो स्वीट हमारा ऑयल बहुत स्वीट है, बेस्ट क्वालिटी का ऑयल है, वो ठीक बात है। जो नॉर्थ सी से ऑयल निकलता है जिसको ब्रेंट और क्रूड ऑयल बोलते हैं उसकी भी क्वालिटी बढ़िया होती है। वेस्ट एशिया, अफ्रीका, इन रीजन से जो क्रूड ऑयल निकलता है वो जनरली उसके वो सार कंटेंट, सल्फर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है तो वो सार होता है जनरली। लेकिन फिर उसको रिफाइन करके, क्योंकि अब वहाँ से निकलता भी है तो सस्ता ही होता है, बहुत सस्ते लेवल पर वो निकलता है, उसमें बहुत मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता है। यूएस में एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो शेल ऑयल होता है जो सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है, तो वहाँ से उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर निकालना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर कम पैसा होता है, खर्चा होता है, तो सल्फर कंटेंट ज़्यादा भी होता है तो काम चल जाता है। तो इसीलिए वेस्ट एशियन ऑयल को लोग ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, रशियन ऑयल को लोग खरीद लेते हैं और ये ऑयल महंगे होते हैं लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो यानी कि अच्छा ऑयल किसको माना जाएगा? जो लाइट क्रूड ऑयल होगा, लाइट और स्वीट क्रूड ऑयल होगा, उसको सबसे बेस्ट ऑयल माना जाएगा। अब इसमें भी जैसे हर चीज़ में एक बेंचमार्क सेट होता है वैसे इसमें भी एक बेंचमार्क सेट होता है। बेंचमार्क कैसे सेट होता है? जो बेस्ट होता है उसी को, जैसे क्रिकेट में विराट कोहली का एक बेंचमार्क सेट है, सचिन तेंदुलकर का एक बेंचमार्क सेट है। जैसे हम कहते हैं ना कुछ प्रोडक्ट्स को ये ISO सर्टिफाइड है, तो ISO सर्टिफाइड है इसका मतलब क्या? आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर
कर सकते हो। ISO सर्टिफाइड नहीं है तो मतलब ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, वहाँ पर आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से जैसे स्टॉक मार्केट चलता है, स्टॉक एक्सचेंज चलता है जिसमें एक बेंचमार्क प्राइस होता है, ठीक वैसे ही क्रूड ऑयल के मामले में भी एक बेंचमार्क प्राइसिंग चलती है। और ये बेंचमार्क प्राइसेस दो है जो पूरे देश पूरी दुनिया में चल रही है, दैट इज ब्रेंट बेंचमार्क एंड दैट इज WTI बेंचमार्क। दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये ब्रेंट बेंचमार्क जो है ये एक्चुअल में ब्रेंट क्रूड ऑयल है, उसके लिए यूज किया जाता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल किसको कहते हैं? वो क्रूड ऑयल जो कि नॉर्थ सी से, यानी कि ये रीजन जो मैं मैप पे मार्क कर रहा हूं, जो यूरोप के पास वाला नॉर्थ सी है, यहां से जो क्रूड ऑयल निकलता है इसको ब्रेंट क्रूड ऑयल कहते हैं। और ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है? ये नॉर्थ सी से, यूरोप के पास जो नॉर्थ सी है उससे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इसको एक बेंचमार्क की तरह देखा जाता है। 3 रीजन्स में इसको एक बेंचमार्क की तरह देखा जाता है। जितना भी ऑयल क्रूड ऑयल यूरोप से निकल रहा है उसका बेंचमार्क कहां से सेट होता है? ब्रेंट क्रूड ऑयल से। जितना ऑयल अफ्रीका से निकल रहा है उसका बेंचमार्क कहां से सेट होता है? ब्रेंट क्रूड ऑयल से। और जितना भी वेस्ट एशिया से ऑयल निकल रहा है उसका भी जो बेंचमार्क सेट होता है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल से सेट होता है। अब यहाँ पर जो ये ऑयल है अगर इसको आप कंपेयर करो तो ये वेस्ट एशियन अफ्रीकन ऑयल से बेटर होता है, नो डाउट इन दैट। ये लाइट भी होता है उनसे कंपैरेटिवली और उनसे कंपैरेटिवली स्वीट भी होता है। लेकिन जब इसका कंपैरिजन वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी वेस्ट टेक्सास रीजन के ऑयल से किया जाता है तो इसकी क्वालिटी में ये थोड़ा सा लेस होता है। अब यहाँ पर यूएस के टेक्सास रीजन से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूएस के टेक्सास रीजन से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम वेस्ट टेक्सास क्रूड ऑयल कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है जिसके बारे में ट्रंप अभी बोस्ट भी कर रहे थे कुछ दिन पहले कि ये बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है और सल्फर कंटेंट एकदम ना मात्रा है इसमें, बहुत स्वीट है, बहुत लाइट है और इसको सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का ऑयल कहा जाता है। लेकिन ये बेंचमार्क सिर्फ यूएस मार्केट्स में यूज़ होता है। जो WTI बेंचमार्क है वो यूएस मार्केट में यूज़ होता है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था उसमें वो जो क्वेश्चन है दोबारा से हम देख लेते हैं एक बार उस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इसने बोला कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो बेंचमार्किंग है उसको यूएस मार्केट्स में यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत हो जाता है। क्योंकि यूएस मार्केट्स के अंदर कौन सा बेंचमार्क यूज़ होता है? यूएस मार्केट के अंदर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बेंचमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि जितना बेंचमार्क है वो आइदर यूरोपियन देशों का है या यूएस के देशों का है, लेकिन जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं उनका क्या? वेस्ट एशियन देशों का क्या? अफ्रीकन देशों का क्या? कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, वेनेजुएला जैसे देश हैं, उनका क्या? अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो देखिए ये पूरी कहानी समझने की कोशिश करिएगा, आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। 1950 के बाद, यानी कि अब यह आप मोटा मोटा कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मोटा मोटा कहा जाए तो डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया। बहुत सारे देशों में डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया और एक तरीके से जो ये कॉलोनाइजिंग पावर्स थे ये वीक होना शुरू हुए। इसी समय पर एक चीज और चल रही थी कि इसी समय पर जो पूरे देश का, पूरी दुनिया का ऑयल सप्लाई था, इसको कुछ कंपनीज जो कि बहुत पावरफुल हाउसेस ओन करते थे, वो कंपनीज जो है वो पूरे ऑयल सप्लाई को कंट्रोल कर रही थी। जैसे आपने ब्रिटिश पेट्रोलियम का नाम सुना होगा, आपने एक्सॉन मोबिल का नाम सुना होगा, आपने शेल का नाम सुना होगा। ये वो कंपनीज हैं जिनको, और भी बहुत सारी कंपनीज थी इसके अंदर, इन 7 कंपनी थी टोटल, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता था। तो ये 7 सिस्टर्स कंपनी जो थी वो पूरी तरीके से जो ऑयल सप्लाई था पूरी वर्ल्ड का उसको कंट्रोल कर रही थी। अब होता क्या है कि कुछ देशों को, खास तौर से वेस्ट एशियन देशों को, जिनमें इराक था, ईरान था, कुवैत था, सऊदी अरेबिया था और उसके साथ एक लैटिन अमेरिकन देश जिसका नाम वेनेजुएला था, इन देशों को ये फील होना शुरू होता है कि यार हमारा लैंड इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे लैंड से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और हमारे लैंड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके दादा तुम बन रहे हो, हमारे लैंड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके सारा काम जो है वो आप कर रहे हो। ये सारी कंपनीज जो है वो सारा ऑयल प्राइसेस को चला रही हैं। इन्होंने कहा कि इनकी जो मोनोपोली है ऑयल सप्लाई की उसको तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम सारे देशों को एक साथ आकर के काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इन कंपनीज की ऑयल जो मोनोपोली है उसको तोड़ सकते हैं। तो इन कंपनीज की ऑयल मोनोपोली को तोड़ने के लिए, 7 सिस्टर्स जो कंपनी थी इनकी ऑयल मोनोपोली को तोड़ने के लिए बहुत सारे देश, ये खास तौर से ये 5 देश जो है वो साथ आते हैं और वो एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं जिसको ओपेक कहा जाता है। इस ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ओपेक का फॉर्मेशन होता है 1960 के अंदर और उसमें स्टार्टिंग में ये 5 देश उसके मेंबर्स होते हैं, कोर मेंबर्स जिनको कहा जाता है, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। इसके पीछे एक और कारण था, क्योंकि उस समय पर
जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वेव थी वो कोल्ड वॉर की स्टार्ट हो गई थी, एंड कोल्ड वॉर वाज बेसिकली द फाइट बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट। और उसमें अगर आप देखो तो उस समय पर ईरान भी लेफ्ट देश था, वेनेजुएला भी लेफ्ट देश था। तो इन देशों को भी फील होने लगा कि राइट कंट्रीज जो है वो हमारे लैंड यूज करके हमारे यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके अपने यहाँ पर ले जा करके बेच रहे हैं, और पूरे जो ऑयल प्राइसेस हैं उनको अपने बेंचमार्क के हिसाब से सेट करके उसका प्राइस भी बहुत कम सेट कर रही हैं, क्योंकि भाई ब्रेंट क्रूड ऑयल बहुत अच्छा है या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल बहुत अच्छा है, वहां से उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारा ऑयल की क्वालिटी बहुत कम है, और $25 $30 पर बैरल पर वो बिक रहा था उस समय पर। तो इनको फायदा नहीं हो पा रहा था असल में। तो इनका जो हित था, इन देशों का जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे, इन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एक साथ आते हैं और हम इस कार्टेल का फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये गैंग बनाया, इन्होंने अपना कार्टेल बनाया। इन्होंने कहा कि अब ऑयल प्राइसेस को हम तय करेंगे, और इन्होंने किया भी। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, जो ऑयल जहां से सबसे ज़्यादा निकल रहा है, उन देशों का हित हो सके। और इसको हम कैसे करेंगे? हम ऑयल प्रोडक्शन को डिमांड के साथ मैच करेंगे, सप्लाई को हमेशा डिमांड के साथ मैच करेंगे। जैसे एक घटना भी हुई थी इसके पहले। हुआ क्या था कि यूएस ने इतना ज़्यादा टेक्सास रीजन से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया कि ऑयल के प्राइसेस निगेटिव में चले गए। निगेटिव में चले गए मतलब क्या हुआ कि भाई आप ऑयल फ्री में ले जाओ और हमसे पैसा भी ले जाओ, ऑयल ले जाने का पैसा भी ले जाओ। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट कर दिया कि इनके पास रिजर्व्स नहीं बचे उसको रखने के लिए, तो इसलिए उसको बेचना शुरू किया, फ्री में बेचना शुरू किया। ये स्थिति हो गई थी, ऑयल प्राइसेस निगेटिव में चले गए थे, और इसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा अप डाउन होता था। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अब हम ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे, और क्योंकि प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे इसलिए सिंपल इकोनॉमिक्स है, हम प्राइस को भी कंट्रोल कर पाएंगे और अपने अकॉर्डिंग हम प्राइस को कंट्रोल करेंगे। अब इसका दम जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन बना, पहले तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन इसने अपनी ताकत 1973 के अंदर दिखाई। 1973 में आपको पता है कि यॉम किपर वॉर होता है, और उस वॉर में यूएस जो है वो इजराइल का साथ देता है। यॉम किपर वॉर का बदला लेने के लिए ओपेक देशों ने कहा कि भाई जाओ, हम अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, और इन्होंने अपने ऑयल प्रोडक्शन को मैसिवली गिरा दिया, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा और प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और इसका प्रेशर यूरोपियन देशों को भी फील हुआ और यूएस को भी फील हुआ। एंड हेंस ओपेक प्रूव्ड इट्स वर्थ। इन्होंने अपनी वर्थ को प्रूव किया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और हम एक बहुत ताकतवर कार्टेल बन चुके हैं। लेकिन इस ओपेक के बहुत सारे लिमिटेशंस थे। ये ओपेक कुछ सालों के अंदर एक्सपोज हुआ, और ऐसा एक्सपोज हुआ कि इसकी ताकत एक तरीके से खत्म सी हो गई। क्यों? सबसे बड़ा रीजन था इनके बीच में अपने में जो फाइटिंग थी, वो सबसे बड़ा लिमिटेशंस क्या था ओपेक का? देखो, जब ओपेक बना और ओपेक अपनी पावर को इस्तेमाल करना शुरू किया और उसने अपनी पावर यूएस को दिखाई, तो 73 के बाद यूएस ने एक बहुत बड़ा चेंज किया। यूएस ने अपना जो शेल ऑयल है उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया, भले ही वो महंगा होता है। यूएस शेल ऑयल बहुत महंगा इसलिए होता है क्योंकि उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। उसमें वर्टिकल ड्रिलिंग और उसके बाद हॉरिजॉन्टली उसको निकालना, ये दोनों प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, और इसीलिए यूएस का शेल ऑयल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहीं पर कंपैरेटिवली वेस्ट एशियन रीजन से, अफ्रीकन रीजन से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना कंपैरेटिवली ईजी है। तो यूएस ने फिर भी अपने जो यूएस शेल ऑयल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना शुरू किया, और इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, या बाकी देशों ने, क्योंकि भाई अकेले सिर्फ यही देश, ये 5 देश तो थे नहीं जिन्होंने ऑयल प्रोडक्शन कर रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश थे जो ऑयल प्रोडक्शन कर रहे थे, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे। जबकि इन्होंने ओपेक को धीरे धीरे इंक्रीज भी किया। शुरू में 5 मेंबर्स थे, बाद में इन्होंने उसमें और भी देशों को जोड़ना शुरू किया। जैसे उन्होंने नाइजीरिया को जोड़ा, फिर उसके बाद इन्होंने अल्जीरिया को जोड़ा। इसमें और भी देशों को उन्होंने जोड़ना शुरू किया, जो भी ऑयल प्रोडक्शन नेशंस थे उनको उन्होंने साथ साथ में जोड़ा। मेंबर्स का लिस्ट आप देख लेना, मेंबर्स का लिस्ट आप लिख लेना। वैसे मेंबर्स कौन से मेंबर थे कौन नहीं थे वो तो आपसे यूपीएससी नहीं पूछने वाला, लेकिन आप देख लेना। उन्होंने बाद में चल करके इसको 11 मेंबर्स का अपना पूरा ग्रुप बना लिया था। लेकिन फिर क्या होता है कि इसके अलावा भी अगर आप देखो तो और भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे। ब्राज़ील ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था, गयाना में जाकर के एक्सॉन मोबिल बैठ जाता है और गयाना में खूब ऑयल प्रोडक्शन होना शुरू होता है। सेम गोज विथ कनाडा, अर्जेंटीना में। तो ये सारे देश भी ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे, और इन सारे देशों में इतना एक्सट्रैक्शन करना इन लोगों ने शुरू कर दिया ओपेक को काउंटर करने के लिए कि ये लगभग कहा जाता है कि 60% जो ग्लोबल सप्लाई थी उसको इन्होंने इंक्रीज कर दिया।
तो ग्लोबल सप्लाई जब इंक्रीज किया तो ये लोग प्राइस को कैलकुलेट, ये लोग प्राइस को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे थे, वो प्राइस फिर से डाउन जा रहे थे, वो प्राइस फिर से डाउन हो गए। तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन से वेस्ट एशिया के, फिर से उनको नुकसान होना शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़ा कारण बना। और सबसे बड़ा कारण इसके फेल होने का, ओपेक के फेल होने का बना, दैट वाज द इंटरनल राइवलरी, इंटरनल रिफ्ट। सऊदी, अब देखो क्या था कि इन सारे देशों के अंदर अपने अपने कोटास फिक्स थे, जिसका जितना प्रोडक्शन, उसका एक प्रोडक्शन कोटा फिक्स कर दिया जाता था कि भाई सऊदी अरेबिया इतना बैरल पर डे निकालेगा, यूएई इतना बैरल पर डे निकालेगा, ये देश वेनेजुला इतना बैरल पर डे निकालेगा। ये कोटा सबका फिक्स हो गया, ईरान का, इराक का। लेकिन अब इसमें जिन देशों में बहुत स्ट्रांग लीडर्स थे, सद्दाम हुसैन आया, सद्दाम हुसैन ने कहा कि नहीं मान रहा मैं कोटा को, तो इराक जैसे देश जो है वो कोटा को उन्होंने मानने से मना कर दिया। देयर वर कंप्लीट डिसएग्रीमेंट्स ओवर दी कोटास, और यहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होती है, कंप्लायंस इश्यूज यहीं से शुरू हो जाते हैं और ओपेक का प्रॉब्लम एक्सपोज होना शुरू होता है। उसके बाद मेजर प्रॉब्लम दो देशों में हुई, जब ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज होती है। पहले वो लेफ्ट का देश था, जैसे ही वहां पर एक इस्लामिक देश वो बनता है, वहां पर रिजीम चेंज होती है, तो इराक और ईरान की प्रॉब्लम्स जो है वो साफ दिखने लगती हैं, एंड दैट हेंस इट लीड्स टू द इराक एंड ईरान वॉर। उसके बाद सद्दाम हुसैन जी ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। तो कुवैत, ये जो जितने देश थे, ये सारे जो देश थे, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक में वॉर हो गया। उसके बाद इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया। तो आपस में इनकी राइवलरीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और ख़ासतौर से यूएई की सऊदी अरेबिया से भी राइवलरी बढ़ गई, जिसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये ओपेक एक्सपोज होना शुरू हो गया, वाइडली एक्सपोज होना शुरू हो गया। और इसके बाद इन सारे देशों ने अपनी एक मीटिंग बुलाई। ओपेक बहुत एक्सपोज हो चुका था, बहुत ज़्यादा ताकत इसमें बची नहीं थी, तो इन्होंने बहुत रिसेंटली इन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलाई 2016 में। इन्होंने कहा कि हम इसमें अपने ओपेक को और बड़ा करते हैं और ताकतवर बनाते हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर दोबारा से ये यूरोपियन पावर्स जो हैं वो दोबारा से पावर में आ जाएंगे। तो इन्होंने उन देशों को बुलाया जिनका, जो एक बहुत बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे, जिनमें रशिया एक था, कजाकिस्तान, अजरबैजान, इन देशों को बोला कि भाई आप भी आओ हमारे साथ जुड़ो, एनहेंस द फॉर्मेशन ऑफ ओपेक प्लस कम्स। और इसमें रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये सारे देश जो है वो जुड़ते हैं और ये ओपेक प्लस बनता है। ओपेक प्लस जो है वो और शक्तिशाली होता है और इसमें बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है। ओपेक की पावर डिक्लाइन हो रही थी, वो दोबारा से फॉर्म करने लगती है। और कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि इसी ओपेक प्लस ने बहुत वाइडली ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल किया, मैसिवली इन्होंने ऑयल का जो प्रोडक्शन था उसको कम कर दिया था इसी ओपेक प्लस ने। और बहुत सारे, इसीलिए 2020 में वो सवाल भी पूछा गया है। तो वो कार्टेलाइजेशन जो है वो शुरू हो चुका था पूरी तरीके से, क्योंकि भाई जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही सारे देशों की कोविड में वो बंद हो गई थी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्योंकि बंद हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया कि अपने ऑयल प्रोडक्शन को एकदम बिल्कुल कम कर दिया, ताकि वो डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई रखें और इससे वो प्राइस को हमेशा चेक में रख पाएं। तो ओपेक प्लस यहाँ पर फॉर्म होता है और ओपेक प्लस ने बहुत ज़्यादा प्राइसेस को क्रैश भी कराया, प्राइस को ऊपर भी लेके गए, अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें चला रहे थे। अब होता क्या है कि इस ओपेक प्लस की एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है, रशिया जो है वो अपना कोटा तो छोड़ो, वो अपना कोटा तो क्या कॉम्प्लाई कर पाएगा अपने कोटा से, उसको खुद ऑयल कम पड़ने लगता है। रशिया ऑयल दूसरे देशों को बेचने लगता है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत लेस प्राइस पर बेचने लगता है। इससे भी ओपेक प्लस काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होता है। दूसरी चीज़ ये होती है इसके अंदर कि यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो अब क्लियरली दिखने लगे थे। और उसके बाद जो सोने पर सुहागा होगा वो हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल को लेकर के जो लड़ाई हुई है ईरान और यूएस के बीच में, जिसकी वजह से ऑयल सप्लाई पे बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है, गैस सप्लाई बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। इसकी वजह से और ज़्यादा ओपेक प्लस जो एक्सपोज हो गया है। तो यूएई ने जब ओपेक छोड़ा, उनका सिंपल सा कारण यही था कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, अब ये बहुत पावरफुल बचे नहीं। एक तो आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उसके बाद जो इस पे नेशंस हैं वो अलग अलग वॉर्स में, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में कहीं कहीं पे छिपे हुए हैं, कहीं कहीं पे फंसे हुए हैं। अफ्रीकन नेशंस जो हैं वो सब अपने में लड़ रहे हैं। ये रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ वॉर में है, यूएई को सऊदी अरेबिया से प्रॉब्लम है, ईरान की स्थिति आप देख ही रहे हो। तो मतलब कि अब कुछ इसमें बचा नहीं है, इसीलिए यूएई ने कहा कि भाई हम जो है वो ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से हाथ जोड़ते हैं, हमें बाहर जाने दो।
अब अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को देखो तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी खबर है। क्यों बहुत अच्छी खबर है? अभी तक क्या था, एक पूरा गैंगबाजी चल रही थी, एक पूरी कार्टेलाइजेशन चल रहा था। अब इंडिया क्या कर पाएगा? इंडिया डायरेक्टली यूएई के साथ एक बायलैटरल ट्रेड कर पाएगा। और इस बायलैटरल ट्रेड से क्या हो पाएगा? बायलैटरल ट्रेड से, क्योंकि यूएई से भारत के रिश्ते बहुत शानदार हैं, चौथे नंबर का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो ऑयल यूएई भारत को करता है, तो यहाँ पर एक बहुत ही स्टेबल और रिलायबल सप्लायर हमें मिल जाएगा, जो किसी कार्टेल में नहीं है, जो डायरेक्टली हमसे बायलैटरली एग्रीमेंट कर रहा है, जो बायलैटरली हमारे साथ ट्रेड में कर रहा है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है। दूसरी चीज़ इसमें ये है, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया का इंपोर्ट बिल जो है वो कम होगा और इससे इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया जो है वो लोकल करेंसी में अगर चाहे तो ट्रेड कर सकता है, लोकल करेंसी में उसको सेटल कर सकता है, रुपी और दिरहम में ट्रेड कर सकते हैं, तो पेट्रो डॉलर का यहाँ पर जो वर्चस्व था वो भी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर चाहे कुछ भी हो जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर चाहे कितनी भी मारकाट मच जाए, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर सकते हैं। कैसे? तो यूएई जो है उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ऑलरेडी बाईपास कर दिया है थ्रू इट्स एडीसीओपी पाइपलाइन। अब ये एडीसीओपी पाइपलाइन जो है वो अबू धाबी ऑयल फील्ड से सीधा फ्लो होकर के पहुंचती है फुजियारा टर्मिनल पर। फुजियारा टर्मिनल पर पहुंचती है जो कि डीप शोर्स में है, और फुजियारा टर्मिनल का सीधा एक्सेस भारत तक है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर है। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कितनी भी लड़ाई हो, यूएई को इसको क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो अपने एडीसीओपी पाइपलाइन को यूज करेंगे, और एडीसीओपी पाइपलाइन को यूज करके भारत डायरेक्टली यूएई का जो ऑयल है उसको एक्सेस कर सकता है, और इसीलिए ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो 3-4 पॉइंट्स यहाँ से हमें टेक अवे करने हैं। पहली चीज ये है कि भारत डायरेक्टली बायलैटरली डील कर पाएगा, तो एक स्टेबल रिलेशन, एक स्टेबल ऑयल सप्लाई जो है वो बनी रहेगी। दूसरी चीज, लोकल करेंसी में सप्लाई हो पाएगी। इससे क्या होगा? इंडिया का एक तो इंपोर्ट बिल भी कम होगा और दूसरा इन्फ्लेशन भी कम होगा। एंड थर्ड एंड द फोरमोस्ट थिंग इज कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो टेंशन है उसको बाईपास कर पाएंगे। एडीसीओपी पाइपलाइन के माध्यम से डायरेक्ट एक्सेस भारत तक मिलेगा और ये ऑयल डायरेक्ट भारत तक पहुंचेगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब मैंने आपके लिए सारे जो डायमेंशंस थे वो कवर कर दिए हैं। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम ये सारी चीज़ें आपके लिए कवर करेंगे, वो सब कुछ अब हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। और अब अगर आप चाहो तो आप इन मेंस के क्वेश्चंस के ऊपर आंसर लिखने का ट्राई कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो। हमने पीवाईक्यूज देख लिए, हमने टाइप्स ऑफ क्रूड पढ़ लिया, हमने ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई देख लिया, ओपेक और ओपेक प्लस की कहानी सुन ली, और इंडिया पर इसका इंपैक्ट सुन लिया। यानी कि हमने पूरा सारे डायमेंशंस को कंप्लीटली कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।